नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बहुत ही प्यारा लेसन है, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चंस को कुछ घुमा फिरा के पूछा जाता है। वो घूमे फिरे इसलिए लगते हैं क्योंकि कई बार हम अपने बेस कॉन्सेप्ट से दूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लगता है घुमा फिरा हुआ, थोड़ा जटिल, लेकिन है बहुत आसान और बहुत प्यारा। देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमने 3 एलिमेंट्स ए, बी और सी की पोजीशंस दे रखी हैं। पीरियोडिक टेबल के 2 ग्रुप्स लिए हैं इन्होंने, पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं ली है। पीरियोडिक टेबल के 2 ग्रुप लिए हैं, वो भी पूरे नहीं लिए हैं, और उन 2 ग्रुप्स में इन्होंने पोजीशंस अलॉट कर दी हैं 3 एलिमेंट्स की। बाकी सब में डैश है, हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने पूछा है कि ये बताइए कि ए एक मेटल है या नॉन मेटल है। अब आप देखिए, ए ग्रुप नंबर 17 का एक एलिमेंट है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप इस तरीके से पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो आपका राइट हैंड साइड यही होगा और आपका लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मेटल्स होते हैं, यहाँ पर हैवी मेटल्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। आपको एक पैच मिलता है मेटलॉइड का, और फिर आपके पास आ जाते हैं नॉन मेटल्स और इनर्ट गैसेस। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर आप गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 करके, तो अल्टीमेटली आपके पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। यानी कि आप ऑलरेडी राइट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका जो है 15 16 17 18 और ये बाकी के जितना भी है ये राइट पे आ गया ना। 16 17 18 राइट पे आ गया ना। 16 17 का जिक्र किया है तो 16 17 भी तो राइट पर ही है ना। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर यहाँ पर मेटल्स हैं, यानी कि लेफ्ट में अगर मेटल्स हैं, यहाँ हैवी मेटल्स है, तो ये हो गया आपका नॉन मेटल्स का स्लॉट, ठीक है ना। तो ये नॉन मेटल्स ही हुए ना, यानी जो आपका ए एलिमेंट है वो नॉन मेटल होता है। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका मैं चाहूँगी कि आप समझें, और वो बिल्कुल आपको कॉन्क्रीट देगा। आपको ना मेमोराइज करने की, उस समय पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए उसको पीरियोडिक टेबल को याद नहीं करना पड़ेगा। तो उसका क्या प्रोसीजर है, देखिए, ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग करता है। आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट्स को इतने बखूबी रखा गया है कि अगर आपको ग्रुप नंबर पता हो तो आप उसका एटॉमिक नंबर जान गए। एटॉमिक नंबर से मुझे ये कहना चाहिए कि एटॉमिक नंबर नहीं, उसके वैलेंस शेल आपको पता चल गए। कहने का मतलब, अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग करता है तो इसका मतलब इनिशियली कोई एलिमेंट ले लेती हूँ तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 287, ठीक है ना। तो 287 इसका क्या मतलब हुआ, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कहलाए जाते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आई बात समझ में। तो अगर ग्रुप नंबर 17 को कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 17 में होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद कीजिए कि किसी भी एटम की स्टेबिलिटी के लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। मिनिमम कहना चाहिए मुझे, मैक्सिमम तो 18 भी होते हैं, 32 भी होते हैं। कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में हो, जो भी उसका आउटर मोस्ट शेल हो, उसमें कम से कम अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल होता है। आप जानते हैं कि अगर 8 का आधा 4 हो तो वो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। 4 से कम 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है किसी को। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा यानी 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर मोस्ट शेल में है किसी भी एटम के, तो वो एटम्स क्या करेंगे, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को गैदर करेंगे बाहर से, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। अब आप देखिए, ग्रुप नंबर 17 में अगर आउटर मोस्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन है तो यानी ये एलिमेंट इस कैटेगरी में आ चुका है। कौन सी कैटेगरी में, जहां कोई भी एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि हमेशा जो नॉन मेटल्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और जो एलिमेंट्स
इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जब वो आयंस में कन्वर्ट करते हैं तो हम उन्हें एनायंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है समझने का कि ये मेटल है या नॉन मेटल। नॉन मेटल्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का इनटेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर से लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसके पास 17 आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और जो भी एलिमेंट होगा उस पर एक ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस नेगेटिव चार्ज से भी आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये नॉन मेटल है। अच्छा, ये सुनने में कहानी बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल बात है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट जानते हैं अगर, तो आप देखकर ही बता सकते हैं। और अगर आपने अपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है ना तो आप ग्रुप नंबर 17 देखते ही समझ जाएंगे नॉन मेटल है। पर अगर कोई कन्फ्यूजन हो, हर तरीके का स्टूडेंट हर तरीके की अपनी सहूलियत से चलता है, किसी को ये ईजी लगता है, किसी को ये ईजी लगेगा, किसी को नॉन मेटल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ईजी लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि नॉन मेटल लिखा तो है नहीं, ABCD लिखा है, तो आप ग्रुप से या फिर इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखकर समझ सकते हैं, ठीक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अब हम देखते हैं। वो पूछते हैं कि A एक मेटल है या एक नॉन मेटल है। डेफिनेटली एक नॉन मेटल है, यानी हमारा जो क्वेश्चन है उसका A पार्ट का आंसर है नॉन मेटल, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे A इज अ नॉन मेटल, ठीक है ना। चलिए अब हम B पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात समझिए, अगर आप इसको ये एक एक नंबर में पूछे जाए अगर, तो आप इसको बहुत बड़ा भी लिखे ना, A इज अ नॉन मेटल बिकॉज इट इज बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 बिलोंग्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑल द एलिमेंट्स इन द राइट हैंड साइड, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही शब्द में आंसर पूछा है, वेदर A इज अ मेटल और नॉन मेटल। तो ये अगर उन्होंने इसको एक नंबर से ऊपर दिया है तो आप ये कहानी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है, ठीक है ना। तो A इज अ नॉन मेटल। चलो, नाउ वेदर C इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन A। अब ये वाली बात हो जाती है कि C यानी ये वाला एलिमेंट जो आप देख रहे हैं, ये A से लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो देखिए ग्रुप नंबर 17 वैसे क्या होते हैं, हेलोजेंस के होते हैं। तो मैं एक दो एग्जाम्पल ले लेती हूँ, उससे आपको कुछ बेस कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी। हमारे पास पहले आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 17, ये हो गया 35 और आयोडीन का 53 होता है। अब सिर्फ एक दो एग्जाम्पल्स में आप समझ जाएंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 और 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2, 8 और 7। इतना समझ में आ गया। तो अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि मोर रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है, तो ये दो एग्जांपल्स से आप समझ सकते हैं। अच्छा, ब्रोमीन आयोडीन का भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, लेकिन अमूमन आपको फ्लोरीन क्लोरीन का लिखने को ज़्यादा मिलता है, इसलिए इन दो एग्जाम्पल से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। तो आपको इनके लंबे लंबे कॉन्फ़िगरेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप कैलकुलेशंस में गड़बड़ कर जाएंगे कभी, तो आसान तरीका से चुनते हैं। तो C ये जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है ऊपर वाले से या नहीं, इन दो से ही समझ लीजिए। देखिए फ्लोरीन का अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेरे पास न्यूक्लियस है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो ऑफकोर्स मेरे पास प्रोटॉन भी 9 है। न्यूट्रॉन की अभी हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेल है हमारे पास जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो, ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन के पास न्यूक्लियस है, प्रोटॉन इसके पास 17 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है ना, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला शेल, दूसरा शेल और ये हो गया हमारा तीसरा शेल। इसकी भी वही कहानी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे टोटल, और आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास रहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आप खुद देखिए, अगर ये 17 ग्रुप को बिलोंग करता है, आपको पता है 17th ग्रुप को बिलोंग करते हैं ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स, ए भी और सी भी। और आपको ये भी पता है कि अगर कोई भी एलिमेंट 17th ग्रुप को बिलोंग करता है, यानी उसको आउटर मोस्ट शेल से किसी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन ले पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। तो अब आपने ये तो समझ लिया कि इन दोनों में 3 ही शेल्स हैं, इन दोनों में प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में कैसे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। अब आप इसको ये समझिए कि क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, इसका न्यूक्लियस यहाँ कहीं मान लीजिए, क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया है, मैं शेल्स नहीं बना रही हूँ, आप समझ चुके हैं, इसका न्यूक्लियस यहाँ है।
माना कि इसके न्यूक्लियस में 9 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन है और इसके पास 17 प्रोटॉन है, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये भी बाहर से लेगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये भी बाहर से ही इलेक्ट्रॉन लेगा। अब आप ध्यान से सुनिए, फ्लोरीन का साइज छोटा है, न्यूक्लियस बहुत पास है आउटरमोस्ट शेल के, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं, आप ये मान के चलिए न्यूक्लियस को पॉजिटिव मान के चलिए, तो न्यूक्लियस क्योंकि बहुत पॉजिटिव है और साइज बहुत छोटा है, तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले सकता है। यहाँ आसानी का मतलब ये हुआ कि जो शेल्स होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लेना भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं ना, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता कोई भी एटम। लेकिन फ्लोरीन को ये एडवांटेज है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो इसके पास अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को ये थोड़ा जल्दी कैप्चर कर लेगा। आप थोड़े नीचे आ गए, क्लोरीन पे आ गए, क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है। भाई देखो, 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन बात यह है कि कौन ज़्यादा जल्दी ले लेता है और कौन देर से। जो जल्दी लेता है, आसानी से लेता है, वो हाईली रिएक्टिव होता है, जो मुश्किल से ले पाता है वो लेस रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, आसानी से ले लिया, क्लोरीन का साइज बड़ा है, न्यूक्लियस थोड़ा अंदर धंस गया है। न्यूक्लियस क्या मतलब? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव जो एनर्जी थी वो अंदर धंस गई है, तो अब अपकमिंग इलेक्ट्रॉन तो आएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी रिपेल करेंगे, लेकिन न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन उतना स्ट्रांगली नहीं कर पाएगा जितना फ्लोरीन के केस में था। आई होप इतना समझ में आया। अब अगर आप ब्रोमीन को ले ले, तो ब्रोमीन का साइज और बड़ा है, तो यहाँ का न्यूक्लियस तो और अंदर आ गया, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन इसको मुश्किल होगी। अब अगर आप बात करते हैं आयोडीन की, तो आयोडीन का साइज तो और बड़ा हो गया। आयोडीन की भी बिल्कुल वही सेम कहानी है, बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उसका न्यूक्लियस इतना अंदर चला गया है कि उसको बहुत मुश्किल होगी। अब मुश्किल होने का क्या मतलब है कि लेस रिएक्टिव होगा, इतना प्रॉम्प्टली रिएक्ट नहीं करेगा, इतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में? अब आप मुझे बताइए कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि फ्लोरीन का साइज छोटा, क्लोरीन का साइज बड़ा, ब्रोमीन का साइज और बड़ा, आयोडीन का साइज और बड़ा, क्योंकि साइज डाउन द ग्रुप जाते जाते बड़ा होता जाता है, इसीलिए ए जो है उसका साइज छोटा रहेगा एज कंपेयर टू सी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर वो पूछे कि सी मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, तो भैया सी जो है वो नीचे है और नीचे वाला एटम बड़ा होता है। बड़ा एटम होने की वजह से न्यूक्लियस काफ़ी अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को ले पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेगा तो है ही हर हाल में, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, लेकिन फिर भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप ये कहेंगे कि सी जो है वो होगा लेस रिएक्टिव। सी क्या है? लेस रिएक्टिव है। एक और नंबर आपका पक्का हो गया, ठीक है ना। एक नंबर में अगर पूछा गया है तो आप सिर्फ सिंपल आंसर लिख सकते हैं। अगर ज्यादा पूछा गया है, इलैस्ट्रेट कीजिए, एलैबोरेट कीजिए, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि आप उसको समझाएं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सी इज लेस रिएक्टिव, सी इज लेस रिएक्टिव। अब आ जाता है हमारा सी पार्ट। ये बताओ सी विल बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। हर तरीके से वो ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोगों को पूरे पीरियड्स और ग्रुप्स की जितनी जानकारी है वो है भी या नहीं है। तो देखिए अब बहुत ही प्यारा सा ये टॉपिक है। ये है आपका बी और ये है आपका सी, यानी आपका एक मेंबर तो है ग्रुप नंबर 16 का और एक मेंबर है आपका ग्रुप नंबर 17 का, ठीक है ना। अब ग्रुप नंबर 16 का क्या मतलब हुआ? मान के चलो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 16 है। जैसे कि एक केस लेते हैं सल्फर का, सल्फर एटॉमिक नंबर है 16। क्लोरीन का केस लेते हैं ग्रुप नंबर 17 में, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। किसी भी ग्रुप नंबर से आप उसका एटॉमिक नंबर तो पता कर ही सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स का एक ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ग्रुप नंबर के बराबर होगा। बाकी आपको ये पता चल जाता है कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर आप ग्रुप नंबर 16 की बात करते हैं तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप 17 की बात करते हैं तो आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सिर्फ
याद दिलाने के लिए था। अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ, चलो सल्फर का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। एक न्यूक्लियस है, हमारे पास पहला शेल है, दूसरा शेल है और हमारे पास तीसरा शेल है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन होंगे 16, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में हमारे पास आ जाते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पर हमारे पास आ जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहीं अगर आप क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के केस में इसके पास प्रोटॉन है 17। ठीक है, पहले शेल में इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर आप देखेंगे तो टोटल मिला के 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क है, 1 प्रोटॉन का फर्क है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक साइज से क्या लेना देना है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेना देना है। सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने का कारण ये है कि आप हर एक चीज का लॉजिकली समझ लेंगे तो आप फिर आंसर गलत नहीं करेंगे। केमिस्ट्री में पूरे नंबर मिलते हैं। चलिए, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो अब अगर आप ये मान के चलिए कि ये प्रोटॉन है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए, अपने क्लासरूम में चलते हैं या किसी भी पार्क में चलिए। अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं, सारे बच्चे साथ में बैठे हैं और शोर मचा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफिस तक आवाज़ चली जाती है और प्रिंसिपल खुद पूछवाते हैं कि क्या दिक्कत है, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं ये बच्चे। वहीं अगर आप 40 की स्ट्रेंथ क्लास में नहीं बैठी है, अपने बहुत बड़े विशालकाय पार्क में, या मान के चलिए कि अपने स्कूल के ग्राउंड में आप स्कैटर हो जाए, तितर बितर हो जाए, दूर दूर खड़े हो जाए और फिर आप उसी पिच पे शोर मचाएं, आप मुझे बताइए किसका शोर ज़्यादा सुनाई देगा? डेफिनेटली क्लासरूम का। वेरी गुड। अब मैं क्लासरूम में एक और बच्चा जोड़ दूँ, ठीक है, तो उसकी पिच भी आपके पिच में ऐड ऑन हो जाएगी और थोड़ा सा आवाज़ और ऊंची आ जाएगी। वहीं अगर मैं ग्राउंड में एक और बच्चे को जोड़ दूं जो कहीं दूर खड़ा हो जाएगा, तो क्या उसकी आवाज़, उसके चिल्लाने से, सब बच्चों के साथ में चिल्लाने से कोई ज़्यादा फर्क महसूस होगा? नहीं होगा। ऐसा मैं मान के चलती हूँ, ठीक है ना, और मुझे लगता है आप भी ऐसे ही मानेंगे। तो अब मैंने ये बात क्यों डिस्कस की, देखिए यहाँ पे जो प्रोटॉन है ना, सारे के सारे इकट्ठे हैं, सारे इकट्ठे हैं, तो ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पा रहे हैं, जितनी भी इसकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से। तो मान के चलिए कि सल्फर का ये हो गया साइज। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसके पास 3 शेल थे, KLM। क्लोरीन के पास भी 3 ही शेल है, KL और M, लेकिन क्लोरीन के केस में यहाँ प्रोटॉन 1 यूनिट बढ़ गया है, यानी यहाँ 16 थे सल्फर में और क्लोरीन में हो गए 17। ये और बात है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी क्लासरूम वाला और ग्राउंड वाला एग्जाम्पल समझाया, क्योंकि इसके एक प्रोटॉन बढ़ गया है तो इसका मतलब इसकी जो एनर्जी थी वो सेंट्रलाइज्ड है ना, जिसकी वजह से ये पूरी कोशिश करेगा कि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे। तो अब आप ही मुझे बताइए, 3 शेल्स इसमें थे, 3 ही शेल्स इसमें थे, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन थे, हालांकि 16 प्रोटॉन, इसमें 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन इसका 1 यूनिट बढ़ गया ना। हमने शेल्स तो नहीं बढ़ाए, ऐसा तो नहीं था हमने चौथा शेल बढ़ा दिया हो, इसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, लेकिन यहाँ प्रोटॉन भी तो जुड़ गया है ना। तो अगर कंपैरेटिवली आप देखें कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली पुल कर पाएगा, तो डेफिनेटली क्लोरीन कर पाएगा। यानी अगर सल्फर का साइज इतना है तो क्लोरीन का साइज छोटा ही होगा। आई होप इतना समझ में आपको आया होगा। आपने पढ़ा भी था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कि व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। आप देखेंगे पिकोमीटर्स में नापते हैं एटॉमिक का साइज, एटम का साइज, तो आप देखेंगे कि साइज डिक्रीज होता है। तो साइज डिक्रीज होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेकिन उनका पुल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज कम होता जाता है। अब क्वेश्चन को सुनिए, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। तो अगर मानो बी ये है तो सी ये है, ठीक है ना। अब यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम यहाँ 16वें ग्रुप में आपने सल्फर यहाँ कैसे दिखा दिया? तो बेटा मैं बी की जगह सल्फर नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ 16th ग्रुप के एलिमेंट का। अब आप ये कहेंगे कि मैम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सी तो आयोडीन होना चाहिए था। तो मैं फिर आपको बोलूँगी कि मैंने 17th ग्रुप का कोई रैंडम एलिमेंट ले लिया था, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे ट्रेंड मूव करता है। ये तो सारे जितने भी, अब जब आप ऐसे मूव करते हो तो पीरियड में मूव कर रहे हैं ना, तो अगर वो कह रहा है कि बी छोटा है या सी छोटा है, यानी आप पीरियड की बात कर रहे हैं, तो पीरियड तो ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, सब में ट्रेंड बराबर ही होगा, सब में साइज डिक्रीज ही होगा ना,
ठीक है ना। तो इसलिए आप इस चीज़ को बिल्कुल ये मत सोचिए कि यहाँ पे सल्फर कैसे लिख दिया या यहाँ पे क्लोरीन कैसे बोल दिया। डोंट थिंक अबाउट दैट। मेन है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझें कि मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ। याद रखिए, जब हम ऐसे मूव करते हैं तो यानी वी आर मूविंग इन अ पीरियड, जब हम ऐसे मूव करते हैं तो यानी वी आर मूविंग इन अ कॉलम एंड कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप। ओके, चलिए, तो अब सी का क्या आंसर है? सी विल बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज। तो आप लिखेंगे सी विल बी स्मॉलर इन साइज देन बी, स्मॉलर इन साइज देन बी, ठीक है ना। ये आपने लिख दिया। अब है भाई लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। अब देखो, होशियारी देखो आप एनसीईआरटी की और बाकी के क्वेश्चंस की जो बोर्ड में मिलते हैं। जब हमने ये लेक्चर शुरू किया था ना, तभी हमने ये डिस्कस कर लिया था कि 17वें ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है और लेने वाले पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। और आप जानते हैं कि जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है वो हमेशा एनायन होता है। लेकिन इन्होंने ये सवाल पूछा कहाँ? चौथे नंबर पे, यानी पहले नंबर के बाद भी फौरन पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने चौथे नंबर पे पूछा। तो ये होता है आपका सेंस ऑफ प्रेजेंस चेक करने का तरीका एग्जामिनेशन में। अब आप देखिए कितना सिंपल है ना भाई, 17वें ग्रुप का जो भी एलिमेंट होगा, क्योंकि वो नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 था ना, कॉन्फ़िगरेशन 2n7 था, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही तो करेगा, तो फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज ही तो आएगा। आप जानते हैं कि अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम एनायन कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है कि किसी भी एलिमेंट ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? उसका मैंने आपको तरीका बताया था कि एक लाइन खींचो, उसको काट दो, जो कट गया वो कैटायन है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो यू फील पॉजिटिव, आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब देने से है। ऐसे ही एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और जो नहीं कटा है, जिस तो ये माइनस साइन कहलाया जाएगा। और माइनस किस पे होता है? अगर हम किसी से कुछ ले लेते हैं तो हमें थोड़ा प्रेशर रहता है ना माइंड पे कि अरे हमने कुछ ले रखा है, हमें वापस करना है। तो जब तक वो प्रेशर रिड्यूस नहीं होता, वी फील अ लिटिल नेगेटिव ना। नेगेटिव उस सेंस में नहीं, नेगेटिव इस सेंस में कि एक थोड़ा सा बोझ तो रहता ही है माइंड पे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं उन पर हमेशा नेगेटिव साइन आता है। जो कट जाता है वो कैटायन कहलाया जाता है। अब ये तो नहीं कटा तो ऑफकोर्स ये एनायन कहलाया जाएगा। अगर आप इस लॉजिक से याद रखेंगे, एनायन कहलाया जाएगा। ओके, एनायन कहलाया जाएगा। अगर आप इस लॉजिक से लिखेंगे तो आप यहां पर एनायन लिखकर आ पाएंगे। यानी विच टाइप ऑफ आयन विल बी फॉर्म्ड, आप लिखेंगे एनायन विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन उन्होंने आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा कि व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होता है, व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या होता है। नहीं, उन्होंने वो कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है या नहीं है वो इससे पूछा है। और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए जितने भी मार्क्स वो अलॉट करके रखें, 1 2 वो आपको मिल जाएंगे, 3, ठीक है ना, वो आपको मिल जाएंगे, इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए हर बार हर क्वेश्चन में मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमेशा समझाती ही हूँ और समझाऊंगी भी, क्योंकि मेरे पास हर तरीके का मेरा स्टूडेंट है। कोई स्टूडेंट तो 17 ग्रुप देख के ही समझ सकता है, लेकिन किसी स्टूडेंट का अपना जो समझने का तरीका है वो ये है कि चलो मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊँ या कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखूँ। तो मैं अपने हर एक तरीके के स्टूडेंट के लिए लेक्चर बनाती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है तो आप स्क्रॉल करके देख लीजिए। वैसे मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं में भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है ना, तो जितनी बार बेस कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए, मेरे द्वारा ही नहीं किसी भी टीचर के द्वारा, आप उसको सुनिए ज़रूर, तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम कॉन्क्रीट हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, आप इस तरीके के क्वेश्चंस में गड़बड़ नहीं करते और इस तरीके के क्वेश्चंस में हड़बड़ाहट भी नहीं करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा सी का एटॉमिक साइज पूछा है, ऊपर के हिसाब से लिख देते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम कैसे चलेंगे। नहीं भाई, पीरियड में पूछ रहे हैं, बी से कंपैरिजन कर रहे हैं, बी का क्या मतलब हुआ, पीरियड में मूव कर रहे हो, बी टू सी ऐसे मूव कर रहे हो, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं आप।
वेल आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी रोज़मर्रा में, और मैं आपसे वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में वो उसको थोड़ा मोल्ड करके पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप सोल्यूशन करेंगे आपको अच्छा लगेगा। बाकी अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।